अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में दरारों ने ऐसी दहशत मचाई है कि पूरा देश हिल गया। अब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक दरारों को पाटने और हालात को संभालने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को जोशीमठ के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों का पुनर्वास किस तरह से होना है इसकी भी जानकारी दी। राहत कार्य के लिए खर्च होने वाले बजट के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है। जोशीमठ के हालात पर पीएम भी गहनता से नजर बनाए हुए हैं। हर पल की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से जो किया जा सकता है वो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बात की खबर ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल जोशीमठ में हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में दरार आने की वजह से उसे गिराने की तैयारी हो रही है। डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भवन को फौरन गिराने का आदेश दे दिया है। जोशीमठ में अभी तक 849 घरों में दरारें आई हैं, जबकि 250 घरों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। वही बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे जेपी नड्डा वाराणसी आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के चुनाव का शंखनाद जेपी नड्डा गाजीपुर से कर सकते हैं। ये है गाजीपुर का पवहारी बाबा आश्रम, जहां 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा का गाजीपुर दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन तक पुख्ता तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर आगमन हो रहा है और वह लोकसभा प्रवास के लिए गाजीपुर में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अपने लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम का शुभारंभ जेपी नड्डा इसी आश्रम से पवहारी बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद करेंगे। पवहारी आश्रम में दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद भी करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता होने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मान्यता है कि इसी पवहारी बाबा के आश्रम पर स्वामी विवेकानंद ने 2 महीने तक इंतजार किया था, तब जाकर पवहारी बाबा से उनका संवाद हो पाया था और उसी के बाद विवेकानंद शिकागो की यात्रा पर गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पर एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये भारत के दिग्गज पहलवान, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और बल से देश का नाम रोशन किया। लेकिन अब इन्हीं भारतीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरना देने वाले खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता बजरंग पूनिया, रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट और जितेंद्र कुमार भी शामिल रहे। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर तानाशाही रवैया के साथ शारीरिक शोषण समेत खुद को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बात नहीं हुई, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं और बस इसीलिए देख सकते हो आप कितने सारे रेसलर्स हैं, कितने नामी रेसलर्स यहाँ बैठे अपनी ट्रेनिंग छोड़ करके। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को खारिज किया है और कहा कि मूल रूप से खिलाड़ियों की नाराजगी नियमों में बदलाव की वजह से है। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों के आरोपों और बृजभूषण सिंह के दावों के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअली सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की, जिसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेटियां हर तरह के खेलों में दम दिखा रही हैं। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन इस बार बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं। खेल महाकुंभ के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि इसके जरिए गांव में रहने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका और मंच मिला है। सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
उन्हें एक मंच मिला। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर के दौरान किया गया था, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी तक होना है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी और 2.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना में थे, जहां वो तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल हुए और बिना पीएम मोदी का नाम लिए भाजपा पर सीधे सीधे कई हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार अपने दिन गिनने लगे। 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने मान लिया है कि उसकी सत्ता जाने वाली है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। भाषण के दौरान अखिलेश यादव पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन केंद्र और यूपी सरकार के बड़े कार्यक्रमों को 2024 के लिए चुनाव प्रचार बता दिया। ऐसे ही चुनाव आ गया है। इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। अखिलेश यादव ने मंच से 2024 लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि तेलंगाना में केसीआर और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा का सफाया कर देगी। तो अखिलेश यादव की ये पूरी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। हर लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष किसी न किसी बड़े नेता की अगुवाई में एकजुट होता है और तेलंगाना के खम्मम में की महारैली में भी कई बड़े विपक्षी नेताओं ने शिरकत की, जिन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की। विपक्षी नेता जनसभा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री केसीआर के आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जहां खुद केसीआर ने मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता देकर और शॉल पहनाकर स्वागत किया, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा शामिल थे। जिसके बाद इन सभी ने तेलंगाना सीएम के आधिकारिक आवास प्रगति भवन में ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। खम्मम जाने से पहले ये सभी नेता हैदराबाद के पास यादाद्री में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में विशेष पूजा की, जिसके बाद इन सभी नेताओं ने खम्मम में हुई मेगा रैली में हिस्सा लिया। भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया। अखिलेश यादव और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव की नजदीकी पिछले कई समय से दिख रही है। अखिलेश ने बीआरएस के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 2024 से पहले नया मोर्चा और उसमें अखिलेश यादव की एंट्री पर भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने भी सवाल दाग दिए। अखिलेश और केसीआर की जुगलबंदी के बाद तेलंगाना से एक बार फिर तीसरे मोर्चों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे कांग्रेस ये कहते हुए अखिलेश यादव की बड़ी भूल बता रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। लोकतंत्र को बचाने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस में भी आदरणीय राहुल गांधी जी। ये बिल्कुल तय हो चुका है, हर आदमी के दिमाग में ये बात आ चुकी है। इसलिए ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता इधर उधर हाथ पैर फैला रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन कांग्रेस को साथ लिए बिना 2024 का लक्ष्य भेदना असंभव है। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग, कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 2024 से पहले संभावित तीसरे मोर्चे से अखिलेश की करीबी से कांग्रेस इसलिए भी नाराज है क्योंकि अखिलेश ने यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया था और अब गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर के बुलावे पर तेलंगाना चले गए, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकता की हवा निकालने वाला कदम है। तो तेलंगाना में एक तरफ अखिलेश यादव विपक्षी एकता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में ही यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। देश भर में यूपी सरकार ने कुल 9 रोड शोज के आयोजन का लक्ष्य रखा है, जिसमें देश भर के 6 बड़े शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जा चुका है और 3 शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जाना है, जिनमें 20 जनवरी को अहमदाबाद, 23 जनवरी को बेंगलुरु, 27 जनवरी को चंडीगढ़। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सफल रोड शोज का आयोजन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं।
तो मथुरा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश जुटाने के लिए मथुरा के सांसद हेमा मालिनी और मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के MOU साइन किए गए। यूपी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों की राजधानियों और राज्य के चुनिंदा शहरों में रोड शो का आयोजन करवा रही है, जिसके तहत यूपी के जिला मुख्यालयों में भी निवेशकों को आकर्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का पूरा फोकस इस साल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 20 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश जुटाकर रिकॉर्ड बनाने का है। यूपी भाजपा ने 2024 में बड़ी जीत के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी जीत की कार्य योजना को तैयार करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। भाजपा कार्य समिति की बैठक लखनऊ में 22 जनवरी को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश पदाधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में हुए फैसलों को निचले स्तर पर लागू करने पर मंथन होगा। 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हैं, 5 तारीख तक सभी जिलों की बैठकें करनी है और 12 तक मंडलों तक की बैठकें करनी है। जो भी संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों के आधार पर अपनी बात जनता के बीच में ले जाएंगे। 22 जनवरी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी भाजपा का बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार है। 5 फरवरी तक जिला स्तर की बैठक होगी, 12 फरवरी तक मंडल स्तर की मीटिंग होगी। संगठनात्मक विषय के आधार पर जनता के बीच नेता जाएंगे। सभी तबकों को भाजपा के साथ जोड़ना मकसद है। 2019 में हारी हुई सीटों पर खास फोकस रहेगा। गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य है। दरअसल कुछ दिन पहले हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हर बूथ, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को जोड़ने का पीएम मोदी ने मंत्र दिया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।